नमस्कार, भारत लाइव भी देख रहे हैं आप। बिहार में बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। अलग अलग दल ने, जो भी राजनीतिक पार्टी है जो सरकार का इस बार हिस्सा है, सभी जातीय समीकरण को साधने की उन्होंने कोशिश की है। लेकिन इस बात में भी थोड़ा सा पेच नजर आता है। ये बात कह के मैं पूरा नहीं होता हूँ, क्योंकि एक बड़ा वर्ग जिस पर शायद बिहार की राजनीति में एक बड़ा फैक्टर होता है, खास भाजपा के लिए तो जरूर होता है, लेकिन इस बार भाजपा ने भी इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार में उसे नजरअंदाज कर दिया है। जदयू ने भी किया है, पहले भी जदयू करती आ रही है। हम बात कर रहे हैं भूमिहार समाज की। तमाम बातों पर बातचीत के लिए, तमाम मसलों पर बातचीत के लिए अभी हमारे साथ ब्रह्मर्षि विकास मंच फेडरेशन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष पुष्कर नारायण सिंह जी मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी, हम भी भारत लाइव के तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं अपने ब्रह्मर्षि विकास मंच फेडरेशन की ओर से। जी, तो मुझे ये बात बताइए, बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, आपके समाज के लोगों को नहीं स्थान दिया गया है, क्या लगता है कहाँ जा रही है आपके? यह जो कोई नया बात नहीं है जी, यह सरकार का एक ही एजेंडा है कि भूमिहारों को, यूं कह सकते हैं कि ब्रह्मर्षियों को कम जगह देना, ब्रह्मर्षियों को अपमानित करना, एन केन प्राकेन तरीके से किस प्रकार से हम इस समाज को दबा दें, इस समाज को कुचल दें, यह सरकार का प्राथमिक एजेंडा है। ये बातें आप कैसे कह सकते हैं कि यह बातें तो प्रमाणित होती है ना, गाहे बेगाहे बिहार में ऐसी ऐसी घटनाएं होती रहती है। जैसे आज आप ही ने प्रश्न किया कि मंत्रिमंडल विस्तार में एक भी भूमिहारों को जगह नहीं मिला, तो यह कहीं ना कहीं गंदी मानसिकता का उनका प्रतीक है। यह प्रमाणित करता है कि हम भाई आपको लात मारेंगे, आप भले हम में सट जाइए। वही हो रहा है, हम उनको वोट दे रहे हैं तो हम सट रहे हैं, लेकिन हम आपको लात मारेंगे, उसी का ना प्रमाण है। नहीं तो इतना मतलब कहने वाला कि प्रबुद्ध वर्ग, इतना शक्तिशाली वर्ग, इतना गुणवान, रूपवान, चरित्रवान, सारे प्रकार से हम समृद्ध हैं, फिर भी आज मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलना कहीं ना कहीं गंदी मानसिकता का प्रतीक है, जो साफ झलक गया। खास तौर पर भाजपा के लिए ये कहा जाता है कि भाजपा में दो खेमा मुख्य रूप से बटा हुआ है जो बिहार भाजपा को चलाती है। एक है भूमिहार का खेमा और दूसरा है कायस्थ समाज का खेमा, और उसी के अंतर्गत सभी जाति एक ही खेमा है वो कायस्थ समाज का खेमा है। अगर भूमिहार समाज का खेमा रहता तो आज मंत्रिमंडल विस्तार में जगह तो मिलता है ना। खाली भूमिहार समाज का खेमा इसलिए बटा हुआ है कि किस प्रकार से भूमिहार समाज, ब्रह्मर्षि समाज का वोट को हम ठग करके और पार्टी में डिवा दें, इसी के लिए खेमा है। चाहे कोई भी बड़े बड़े दिग्गज नेता हो, उनका यही एकमात्र उनका संकल्प है कि समाज के वोट को ठग करके और पार्टी में दिवा दें। और जब किसी भी प्रकार का आपत्ति, विपत्ति या किसी भी प्रकार का घटना इस समाज के साथ घटता है तो कौन से आनंद भवन में, कौन से बिल में और अपने मुंह पर कौन से फेविक्विक लगा करके और कहां बैठे रहते हैं, हम लोग को तो पता ही नहीं चलता है। किनके बारे में कह रहे हैं कि मुंह पे फेविक्विक लगा के बैठे? जो समाज के तमाम हमारे स्थापित नेता हैं, चाहे राज्यसभा में हो, चाहे लोकसभा में हो, चाहे बिहार के विधानसभा में हो, चाहे विधान परिषद में हो, चाहे मंत्रिमंडल का मलाई खा रहे हो समाज के नाम पर, आज वो अगर कहीं बनते हैं तो ये जरूर लिखा जाता है कि भूमिहार कोटा से आप राज्यसभा सांसद हो गए, भूमिहार कोटा से मैंने मंत्री बना दिया, भूमिहार कोटा से मैंने विधायक का सीट दिया और फलाने भूमिहार जीत करके गए हैं, ब्रह्मर्षि जीत करके गए हैं। तो जब आप समाज के नाम पर जीत करके गए हैं, मलाई भी खा रहे हैं, तो समाज का एक अपेक्षा है कि भाई हम पर अगर कोई किसी प्रकार का कुनीति, दमन चक्र, संविधान से अलग हट करके अगर हम पर कोई भी दबाने का प्रयास, हमको बेइज्जत करने का प्रयास करे, तो आप उसको कम से कम, आप बड़े लीडर हैं, आप लोकसभा में, राज्यसभा में, मुख्यमंत्री जी के पास या तमाम बड़े जो प्रशासनिक
अधिकारी बैठे हुए हैं, उनके पास अगर आप बात को रखते हैं न्यूज चैनल के माध्यम से फोन करके, तो आपके बातों का एक प्रभाव जाएगा और उससे कुछ आउटपुट निकल करके आएगा। लेकिन ऐसा कुछ प्रतीत ही नहीं हो रहा है, कुछ भी ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि हमारे समाज के लिए आवाज उठाने का काम करते हैं, चाहे किसी भी मुद्दे पर हो। अभी हमने एक बड़ी बात कही थी कि भाजपा में मुख्य रूप से दो खेमा बटा हुआ है, जिसमें आपने इनकार किया कि अब भाजपा में भी सिर्फ और सिर्फ एक ही खेमा हो गया है कायर समाज का, क्योंकि वही है जी आपके समाज को वहां जो है राजनीतिक रूप से सम्मान देने का नहीं काम किया जा रहा है। तो हमें ये बात बताइए, क्या आपके समाज के लोगों का, यानी कि भूमिहार समाज के लोगों का भाजपा से मोह भंग हो गया है क्या? मोह भंग कह सकते हैं कि अभी नहीं हुआ है जी, अभी और कुछ दुर्गति बचा हुआ है जी, वह भी दुर्गति पूरा हो जाएगा। ब्राह्मण जी का, वो पंडित जी के खोपड़ी वाला जो कहानी है ना, वो हो जाएगा ना, तब जाकर के जब मिट्टी में मिल जाइएगा तब जाकर के मुंह भंग होगा। अरे जो आपके हक की आवाज नहीं उठा रहा है, जो आपके हकूक की लड़ाई नहीं कर रहा है, जो आपके नौजवानों के रोजगार की बात नहीं कर रहा है, जो आपके माता और बहनों की इज्जत की बात नहीं कर रहा है, तो आपके पास अब क्या बचा हुआ है? चलिए, आपने अभी एक बड़ी बात कही और माता और बहनों की इज्जत, इससे एक प्रकरण याद आ जाता है, आप ही के समाज से जुड़ा हुआ प्रकरण है। जातिगत आंकड़ों में देखें तो हम इस बात का सत्यापन नहीं करते हैं कि उन्होंने क्राइम नहीं किया था, लेकिन जो मसला है, जो एक बड़ा हत्याकांड हुआ था पूरे पटना में, हम बात करें इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की हत्याकांड की बात कर रहे हैं। रुपेश सिंह भी भूमिहार समाज से थे और जिनको इस पूरे मामले में आरोपित बताया गया है पटना पुलिस के द्वारा, ऋतुराज, वो भी जो है भूमिहार समाज से थे। तो ये कौन सा एंगल है कि एक भूमिहार समाज का व्यक्ति दूसरे समाज के, उसी समाज के दूसरे व्यक्ति की हत्या करता है या फिर वो सारी चीजें करता है? जैसे देखिए, सबसे बड़ा बात तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जहां जो इंडिगो के मैनेजर साहब रुपेश जी थे, उनकी हत्या से हम लोग को भी बहुत बड़ा आहत हुए, लेकिन पटना के पुनाईचक में अगर उनकी हत्या, जो यहाँ के प्रशासन, माननीय एसएसपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया कि ऐसे 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 हत्या हुई, तो हम सबसे बड़ा चीज तो है कि पुनाईचक और माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास के बीच का डिफरेंस आप समझ सकते हैं, चंद मीटरों में है। जी बिल्कुल। तो जब मुख्यमंत्री जी का वो सारा एरिया जो है धारा 44 में आता है जी, तो जब धारा 44 वाले एरिया में किसी की हत्या हो जाती है, तो यह तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ का खड़ा होता है प्रशासन पर कि आखिर प्रशासन जो है रोड पर निसहाय जो मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं, जो रोड पर जो बेचारे टेम्पू चलाने वाले हैं, ऑटो चलाने वाले हैं, उनसे सिर्फ पैसा वसूलने के लिए रोड पर है कि जांच भी करना चाहिए? यह पूरी तरह प्रशासनिक लापरवाही है। और दूसरा चीज है, जिस प्रकार से आप लोग तो मीडिया हैं जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी गए थे जहां पर ऋतुराज जी को पेश किया गया था जी बिल्कुल, और उससे पहले जब हत्या हुआ उससे बाद ही 1-2 दिन बाद डीजीपी साहब का बयान आया था कि यह जो हत्या हुआ है इसके पीछे एयरपोर्ट के टेंडर का कुछ मामला था, ऐसा उन्होंने बोला था जी बिल्कुल, कि टेंडर का मामला है जिसके कारण यह ऐसा हुआ। लेकिन उस टेंडर में कौन कौन से लोग संलिप्त थे, इस बात का भी खुलासा होना चाहिए था। आखिर आप ही के सरकार के, जिसके आप डीजीपी हैं, तो उनके जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री, उनके करीबी रहने वाले, हम आपके चैनल के पास 1-2 दिन में हम खुलासा करेंगे और तथ्यों के साथ कि कहां पर और किसके साथ टेंडर में यह हुआ था और जिसको डीजीपी साहब ने रखा। लेकिन उसके बाद सरकार हरकत में आई और यहां के एसएसपी साहब को निर्देश दिया गया कि किसी भी प्रकार से इस मामला को आप वहां से डाइवर्ट करिए। और देखिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, हम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही देख रहे थे। मतलब कि अगर रुपेश जी दोषी हैं तो हमारे 1% उनके साथ हमारा सहानुभूति नहीं है। हत्यारा किसी समाज का नहीं होता है, गुंडा किसी समाज का नहीं होता है, वह समाज का एक समाज का कोण होता है। तो अगर ऋतुराज जी दोषी हैं तो बिल्कुल उनको सजा मिलनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन तथ्यात्मक, आप जब वो हत्यारा हैं
तो आपने बोला कि हम अभी तो उन पर हत्या का केस भी नहीं दर्ज हुआ है जी। वो आर्म्स एक्ट के तहत जेल गए हैं जी। एकदम प्रूव्ड है प्रमाणित है कि आर्म्स एक्ट के तहत वो जेल गए हैं। अगर आपको लगता है कि रुपेश कुमार हत्यारा है तो उन पर ऋतुराज जी हत्यारा हैं तो उनको आप 302 के तहत क्यों नहीं जेल ले गए। और अंत में ऋतुराज जी बोले कि जो एसपी साहब कह रहे हैं सीनियर एसपी साहब वो वही सब सही है। क्या सही है? ऋतुराज में कितने राज छुपे हुए हैं वो चरणबद्ध तरीके से एक करके निकल के आ रहा है। उनका हाथ देखिए, उनका जो पैर था वो भी हम सोशल मीडिया के माध्यम से देखे हैं, जो वायरल हुआ है, हाथ पैर फूला हुआ था। और एक दो दिन पहले मतलब कि उनकी पत्नी का जो बयान आया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, कितना शर्मनाक है जी। बिल्कुल, जिसकी भर्त्सना शब्दों में नहीं की जा सकती है। भारतीय संविधान का या पुलिस जो बुक है हैंडबुक का, उसका कौन सा गाइडलाइन कहता है कि किसी महिला को उसको पकड़ करके एक से एक क्रिमिनल घूम रहा है जो वर्षों से लापता है, एक से एक चर्चित हत्याकांड में जहां पर पुलिस को कुछ नहीं मिला है, और एक हत्याकांड में आप किसी को पत्नी को, किसी के माता को और किसी के पिता को ले जा करके और उसके सामने उसको नंगा करते हैं। बोली है, दाग दिखाई है और बोली कि ऐसे ऐसे जगहों पर हमको मारा गया है कि हम दिखा नहीं सकते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं भारत लाइव चैनल के माध्यम से, भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा खंड है या आपके पुलिस बुक में कौन सा ऐसा दफा है जिसके तहत आप सीनियर एसपी हो चाहे डीजीपी हो, आपको यह अधिकार दिया गया है कि किसी भी स्त्री का चीरहरण आप करें? कौन सा? अगर ऐसा नहीं दिया गया है तो चाहे आप सीनियर एसपी हो चाहे डीजीपी हो, अगर सबके लिए संविधान बराबर है तो उसकी सजा सीनियर एसपी साहब को भी मिलनी चाहिए, अगर बातों में सच्चाई है तो। जैसे देखिए, एक बड़ी बात ये कह रहे हैं और बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं कि किसी भी अगर आप आर्टिकल के हिसाब से देखें, किसी नियम के हिसाब से देखें, तो इस नियम के कसौटी पर बातें तो खड़ी नहीं उतरती है। किस हिसाब से, जिस तरह से ऋतुराज की पत्नी ने जो आरोप लगाया था, जिसे भारत लाइव की टीम ने आपको प्रमुखता से यह खबर दिखाया था, किस तरीके से उन्होंने जो आरोप लगाया था कि जो एयरपोर्ट का थाना है उसमें उन्हें 2 दिन और 2 रातों तक रखा जाता है, चरणबद्ध तरीके से उन्हें टॉर्चर किया जाता है, उन्हें जो है उनके कपड़े उतारने की बात कही जाती है। इसमें वो जो एसएसपी पटना है उनका वो नाम भी लेती है और सीधे तौर पर पूरी तरीके से आरोप लगाती है। तो ये सवाल बिल्कुल जायज हो जाता है। फिर से आप देख रहे हैं सारी चीजें भारत लाइव पे ही देख रहे हैं, लेकिन हमें यह बात बताइए, आपका तो ये मंच है, आप अपने समाज की रक्षा करने के लिए जाने जाते हैं, अगर आपका मंच जाना जाता है और आप ही के जो समाज के किसी महिला के साथ इस तरह से होता है, अगर आरोपित है तो वो व्यक्ति विशेष आरोपित है, उनके परिवार के सदस्य आरोपित नहीं है, लेकिन किसी के साथ अगर ऐसा होता है या किया जाता है जिसमें वो कबूल रही है, तो अब क्या करेगा आपका मंच, आपका समाज? हमारा मंच जो है अभी इस पर हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि बैठे हुए हैं। हम लोग आप ही के चैनल के माध्यम से 3 से 4 दिन में और सारा तथ्य लेकर के, और कौन से उजले कॉलर को बचाना चाहते हैं नीतीश कुमार जी, और जो हम तो अपने समाज के नेता को कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आप किसके डर से हैं, और आप बैठ करके सरकार की पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं कि जंगल राज नहीं है। तो यहां जंगल राज और महाजंगल राज की तो हम बात ही नहीं करते, यहां पर दुर्योधन राज और रावण राज की बात करते हैं, जहां पर स्त्रियों का चीरहरण हो रहा है और आप बयान देते हैं कि यहां पर मंगल राज है। तो उन नेताओं को आपको शर्म आनी चाहिए कि आप सत्ता के गद्दी पर बैठे हुए हैं और मलाई खा रहे हैं और आपके समाज की बेटी का, बहू का चीरहरण हो रहा है, और आप एक कहने का मतलब कि एक सवाल तक नहीं उठाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे नेताओं को तो उनके घर के बाहर तालाबंदी करना चाहिए, और अगर ये नहीं बोलेंगे निकट भविष्य में 10 दिनों के अंदर, तो ऐसे तमाम नेताओं के बाहर हम लोग तालाबंदी करने का काम संगठन के माध्यम से करने जा रहे हैं। तो तालाबंदी करेंगे अब, लेकिन देखिए ये सवाल, ये जो बातें करेंगे, ये जो कुछ भी काम करेंगे वो तो आने वाले समय में होगा, लेकिन बड़ा सवाल
आकर के खड़ा हो जाता है कि क्या किसी भी महिला के साथ, चाहे अपराधी की ही बहू बेटी क्यों नहीं हो, अपराधी की ही पत्नी क्यों नहीं हो, क्या ऐसा सलूक करना चाहिए? एक बड़ा सवाल आकर के खड़ा हो जाता है। लेकिन ये सीधे तौर पर देखिए जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है और जिस तरीके से पटना पुलिस लगातार जो है संदेह के घेरे में थी, इसके बाद ऋतुराज जो कि आरोपित है, जो उन्हें आरोपित बताया जा रहा है अभी पटना पुलिस के द्वारा, इसके बाद जो है उनकी पत्नी आकर के सिलसिलेवार तरीके से खोलती है, पूरा राज जो है खोलती है। लेकिन अभी यह भी बताया जा रहा है, अब आप लोगों ने उनसे मिलने की कोशिश की? खबर आ रही है कि हम लोग प्रयास किए हैं जी, उनके कुछ करीबी से मुलाकात हुआ है, लेकिन जिस दिन से ऋतुराज जी की पत्नी ने अपना दर्द बयान किया कि हमारे साथ इस प्रकार के पुलिस पदाधिकारियों ने व्यवहार किया, उसके बाद लगातार उस एरिया में पुलिस का दबिश बढ़ गया है। और अभी हम बता रहे हैं कि उनका पत्नी, ऋतुराज जी की पत्नी, ऋतुराज जी के पिताजी, ऋतुराज जी के माताजी कहां गायब है, इसका कुछ अता पता नहीं है। गायब चल रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है कि वो हैं भी कि नहीं है। अब तो यहां संशय उठ जाता है कि हैं कि भी नहीं है, क्योंकि जो पुलिस हत्या कबूल करवाने के लिए इतना नीच हरकत तक गिर सकता है, वो अपना रुतबा बचाने के लिए पुलिस के लिए हत्या करवाना, ये सब मामूली बात है। कुछ भी हो सकता है परिवार के साथ, कुछ भी हो सकता है। पुनः कहते हैं कि अगर दोषी हैं तो उनको आप जो है रिवॉल्वर का एफएलसी जांच करवाइए, फायरिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, उससे क्या हुआ है कि नहीं हुआ है। बिना जांच के, बिना पुख्ता प्रमाण के किसी के परिवार के साथ इतना बड़ा मानसिक प्रताड़ना, यह बिल्कुल ही किसी भी प्रकार से न न्याय उचित है, न संविधान उचित है और मानवता के खिलाफ है। मानवता की भी बात करते हैं, सारा चीज से ऊपर उठ करके एक चीज आता है, मानवता, बिल्कुल इंसानियत की बात। वो से कहीं अगर उनके पत्नी के साथ, उनके बहन के साथ, उनके पुतों के साथ ऐसी घटना हो तो क्या होगा, उनको कैसा लगेगा? क्या उनके अंदर, क्या पुलिस की वर्दी मिलती है उसके साथ मानवता का अंत हो जाता है? क्या पुलिस की वर्दी पहनने के बाद इंसानियत समाप्त हो जाता है, या पुलिस की वर्दी पहनने के बाद वर्दीधारी गुंडा हो जाता है? यह तो सामने है। देखिए जिस तरह से इस पूरे प्रकरण में जो बातें सामने आ रही है और सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके चीजें सामने आ रही है, जो भी घटनाक्रम हो रहे हैं, सरकार और बिहार पुलिस की मानसिकता पर बिल्कुल एक सवालिया निशान खड़ा करके छोड़ जाता है, एक सवालिया निशान छोड़ जाता है। आपको बता दें कि जिस तरह से इस पूरे मामले में ऋतुराज की पत्नी जो है सामने आई थी, एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने अपना दर्द बयां किया था, घाव दिखाए थे, जख्म दिखाए थे, इसके बाद से वो गायब चल रही हैं, ये दावा कर रहे हैं। अभी हमारे साथ जो है बैठे हुए लोग हैं, सभी लोग इस बात का दावा कर रहे हैं। लेकिन देखिए जिस तरह से पूरा जो ये घटनाक्रम हो रहा है, एक बार फिर से सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। बने रहे बात लाइव के साथ, जो कुछ भी इस पूरे मामले में अपडेट होगा बात लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।